16 जून 2026 की मॉर्निंग एक ही दिन में एक ही नाम के साथ दो एकदम ऑपोजिट न्यूज आई। पहले यस बैंक का शेयर 52 वीक्स के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा, 3% उछलकर 24.48 रुपीस पर बंद हुआ। पिछले 3 महीने में 30% की छलांग। मार्केट कैप अराउंड 75,000 करोड़। डीलिंग रूम में ग्रीन कैंडल्स, इन्वेस्टर्स खुश, ट्रेडर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक टर्न अराउंड स्टोरी जो अब कंप्लीट लग रही है। यस बैंक में बढ़िया बाइंग है, शेयर 25 रुपए के ऊपर निकल गया है, नए 52 वीक हाई पर है। और ठीक उसी सुबह दूसरी खबर, एएनआई और डेली पायनियर जैसी एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं ईडी की टीमें मुंबई, खंडाला और दिल्ली में 17 जगह पर रेड कर रही है। वजह कोई नई गड़बड़ी नहीं थी, वजह थी वही पुराने लोन 2016 और 2017 के, वही पुराने पाप जिन्हें बैंक ने 9-10 साल पहले पीछे छोड़ दिया था, या ऐसा उन्होंने सोचा था। The ED is conducting search operations at 17 locations across New Delhi, Mumbai and Khandala related to a massive Yes Bank fraud case involving asset reconstruction companies engaged in circular transactions and money laundering. जरा इन पिक्चर्स को थोड़ा ठहर कर रुक कर देखो। एक बैंक एक ही दिन में जीत भी रहा है और अपने अतीत के लिए कटघरे में खड़ा भी है। ऊपर हेडलाइन कह रही है ऑल टाइम हाई और नीचे थिन लाइन में टिकर चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। तो इस वीडियो को बनाने का रीजन स्टॉक प्राइस का उतार चढ़ाव नहीं है, ना कि ईडी की रेड। इस वीडियो में जिस वाइटल क्वेश्चन का आंसर हम सर्च करेंगे वो इन वायरल न्यूज से कहीं गहरा, और वो ये है कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन अपने अतीत से सच में कभी भाग सकता है। ये कहानी एक छोटे से शब्द की है, यस की। यस जिसने पहले एक एम्पायर खड़ा किया, फिर उसी एम्पायर को राख कर दिया, फिर उस राख से उसे दोबारा जिंदा किया। एक फिनिक्स, यस फिनिक्स जो आज भी एक बिल्कुल नए मालिक के घर के बाहर मंडरा रहा है। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत में दो ताकतें होती हैं, एक जो आगे धकेलती है और एक जो रोक कर रखती है, एक एक्सेलरेट और एक ब्रेक। यस बैंक के पास शुरुआत में ये दोनों थे, और इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही एक फैमिली के साथ आते थे। राणा कपूर और अशोक कपूर दोनों पुराने मंजे हुए बैंकर्स। राणा ने बैंक ऑफ अमेरिका और ANZ ग्रिंडलेज जैसी जगहों पर काम किया था। अशोक का बैकग्राउंड ABN AMRO वाला था। 1990s टू बी प्रिसाइज 1998 के एंड में इन्होंने रेबो बैंक के साथ साथ मिलकर एक NBFC बनाई, रेबो इंडिया फाइनेंस, और फिर कुछ साल बाद अपना वही हिस्सा बेचकर उससे आए पैसे से अपने बहुत बड़े सपने को मैनिफेस्ट किया। अपने खुद के बैंक का तकरीबन 46 करोड़ रुपए की कैपिटल के साथ 2003 में यस बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ और 2004 में लाइसेंस लेकर चालू। एंड बिफोर वी मूव अहेड, एक छोटी सी अक्सर भुला दी जाने वाली बात, शुरू में एक तीसरा साथी भी था, हरकीरत सिंह। कहा जाता है कि लाइसेंस पक्का होने के भरोसे से वो थोड़े दिन के लिए दूर हुए, लेकिन लौट कर देखा तो तस्वीर से बाहर थे। ऑर्गेनाइजेशन अभी पैदा भी नहीं हुई थी और पहले ही बेदखल हो चुकी थी। अब असली बात, राणा और अशोक का नेचर। राणा कपूर अग्रेसिव थे, रिस्क उन्हें डराता नहीं था, खींचता था। बड़े दांव, फास्ट ग्रोथ, डर के आगे जीत है वाली माउंटेन ड्यू वाला जोश। अशोक कपूर ठीक उल्टे, कंजर्वेटिव, ठहरे हुए, जरा सोच कर चलने वाले। मतलब अगर दोनों कबीर को कोट करते तो राणा करते काल करे सो आज कर वाला दोहा, और अशोक करते धीरे धीरे रेमना धीरे धीरे सब कुछ होए वाला, कहा जाता है कि आरबीआई को अशोक का यही स्टेबिलिटी पसंद था और राणा का जोश थोड़ा खटकता था। अब इस हॉट कोल्ड कॉम्बिनेशन को थोड़ा गहराई से समझो, क्योंकि इसी में पूरी ट्रेजेडी का बीज छुपा है। एक हेल्दी संस्था कभी एक इंसान के दिमाग पर नहीं चलती, वो दो तरह की सोच के बीच के टेंशन पर, उसके फ्रिक्शन पर चलती है। एक कहता आगे चलो, दूसरा कहता रुको जरा चेक कर लेते हैं। ये जो फ्रिक्शन है ये कोई बीमारी नहीं, यही हेल्थ है, यही सेहत है। यही वो चीज है जो किसी एक आदमी के घमंड को, उसकी अकेली सोच को कंट्रोल में रखती है। यस बैंक के पास शुरुआत में ठीक यही डबल इंजन वाला सिस्टम था, और शुरुआत शानदार रही। राणा का डिक्लेयर ड्रीम था इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैंक बनना। 2005 में IPO आया, राणा को स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2008 तक यस बैंक लंदन में सस्टेनेबल बैंक ऑफ द ईयर तक का खिताब जीत चुका था। एक नया चमकदार प्रोफेशनल बैंक जिसके आगे का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। लेकिन कहानियों में अक्सर सबसे बड़ा खतरा वहीं छुपा होता है जहां सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है, और यस बैंक के लिए वो परफेक्ट तस्वीर एक रात में हमेशा के लिए टूटने वाली थी। 26 नवंबर 2008 मुंबई पर आतंकी हमला, देश की सबसे काली रातों में से एक।
इसी हमले की चपेट में आकर अशोक कपूर की जान चली गई। एक झटके में यस बैंक ने न सिर्फ अपना चेयरमैन खोया, उसने अपना वो ब्रेक खो दिया, वो दूसरा इंजन, वो ठहराव, वो आवाज जो राणा से कह सकती थी रुको। वो आवाज अब हमेशा के लिए चुप हो गई। यहाँ रुककर एक साइकोलॉजी की बात समझनी जरूरी है, क्योंकि इससे ये पूरी कहानी की रीढ़ है। समझिए, किसी भी ताकतवर इंसान के लिए सबसे खतरनाक चीज उसका कोई दुश्मन नहीं होता। सबसे खतरनाक चीज होती है उसके आसपास से ना का गायब हो जाना। जब तक कोई आपको चुनौती देता है, सवाल पूछता है, आपके फैसले पर रुको जरा बोलता है, तब तक आपकी अपनी सोच की धार बनी रहती है। आप अपने आप को बार बार जांचते रहते हो। लेकिन जिस दिन आपके चारों ओर यस सर, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर टाइप कहने वाले लोग आ जाते हैं, उस दिन एक बहुत धीमी, बहुत खतरनाक चीज होती है। आप ये भूलने लगते हो कि आप गलत भी हो सकते हो। ये इंसानी है, गलती इंसानी है। ताकत इंसान के साथ यही करती है, वो धीरे धीरे आपके दूसरों की नजर से देखने की काबिलियत, उस कुव्वत को कम कर देती है। जितना ऊपर जाते हो उतनी ही कम आवाजें आप तक पहुंचती हैं जो आपको ना बोल सके। ये किसी एक इंसान की कमजोरी नहीं, अनफॉर्चुनेटली पावर का स्वभाव उसका नेचर है, उसके अंदर इनहेरेंट है। और इसीलिए संस्थानों में चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं। इसलिए नहीं कि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि ताकत बिना लगाम के अच्छे लोगों को अंधा कर देती है। जैसे लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अशोक की मौत के बाद आरोप यह है कि राणा ने बैंक को अपनी निजी जागीर की तरह चलाना शुरू कर दिया, और जो हुआ वो और भी दुखद है। अशोक की विधवा मधु कपूर का नाम बैंक के प्रमोटर्स की लिस्ट से हटा दिया गया। एक परिवार जो कभी एक साथ बैंक का सपना देखता था, अब अदालत में आमने सामने खड़ा था। कपूर वर्सेस कपूर, एक लंबी लीगल बैटल। 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मधु कपूर के हक में फैसला दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में उनका भी इक्वल रोल होगा। कागज पर ब्रेक वापस लगाने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक गाड़ी एक बिल्कुल अलग पटरी पर पूरी रफ्तार से निकल चुकी थी। और एक बात और, बाद में 2018 में खुद आरबीआई ने राणा कपूर को सीईओ के तौर पर एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था, और बैंक की कमान एक नए सीईओ रवनीत गिल को मिली। यानी संस्थान के बाहर बैठा रेगुलेटर भी अब वही नो बोल रहा था जो यस के अंदर से कब का गायब हो चुका था। लेकिन उस नो के गायब रहने के सालों में यस बैंक ने जो किया, वही इस कहानी का सबसे चमकदार और सबसे खतरनाक चैप्टर है। यस बैंक के बारे में एक बात मार्केट में ऑलमोस्ट लेजेंड बन गई थी कि यस कभी नो नहीं बोलता। जिन कंपनियों को बाकी सारे बैंक ना बोलकर दरवाजे से लौटा देते थे, यस बैंक उन्हें लोन दे देता था। शर्त बस इतनी कि ब्याज थोड़ा ज्यादा होगा। बाहर से देखो तो ये एक हीरो वाली बात लगती है, हम वहां हाँ बोल देते हैं जहां बाकी सब डर गए। ये विजन जैसा लगता है, हिम्मत जैसी लगती है, लेकिन फाइनेंस में एक बहुत पुरानी, बहुत क्रूर सच्चाई है। जब हर कोई किसी को ना बोल रहा हो तो अक्सर उसकी एक वजह हो, और फिर भी थोड़े समय के लिए ये हाँ वाला मॉडल रॉकेट बन गया। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2018 तक के 10 सालों में बैंक के एसेट्स लगभग 34% सालाना की रफ्तार से बढ़े, बाकी काउंटरपार्ट से कई ज्यादा तेज। प्रॉफिट्स, डिपॉजिट्स, ब्रांचेस सब आसमान छू रहे थे, और राणा कपूर खुद 2017 तक अरबपति बन चुके थे। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत महीन जाल है जिसे समझना जरूरी है। इसे कहते हैं एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, यानी डूबते हुए दांव पर और बड़ा दांव लगाते जाना। समझो ये काम कैसे करना है। सोचो, आपने एक बड़ा फैसला लिया और वो थोड़ा गड़बड़ाने लगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मान लो कि फैसला गलत था और पीछे हटो, या फिर दुगना दांव लगाकर साबित करो कि तुम सही थे। इंसानी दिमाग अक्सर दूसरा रास्ता चुनता। हारना किसको है? क्योंकि पीछे हटने का मतलब है अपनी गलती मानना, और हमारा ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम और पैसा डालते हैं और बड़ा लोन देते हैं उसी डूबती हुई कंपनी को, इसी उम्मीद में कि शायद ये वाला दांव जो है ना वो सब ठीक कर दे। हम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि अब बहुत पैसा फंस चुका है, और यहीं हम बिल्डिंग से गैम्बलिंग में बदल जाते हैं बिना ये जाने कि कब लाइन पार हो गई। ये ठीक वही कहानी है जो हजारों साल पहले ग्रीक्स ने इकारस के रूप में सुनाई थी। वो लड़का जिसके पिता ने मोम और परों से पंख बनाए, चेतावनी साथ थी कि ना बहुत ज्यादा नीचे उड़ना है ना बहुत ऊंचे, लेकिन उड़ान का नशा ऐसा था कि इकारस सूरज के और करीब जाता गया, जब तक कि गर्मी से मोम पिघल नहीं गया और पंख बिखर नहीं गए। समस्या उड़ना नहीं था, ये समझिए,
समस्या ये भूल जाना था कि पंख मोम के बने हुए हैं। एक और साहित्यिक छवि याद आती है, द ग्रेट गैट्सबी का वो हरा रोशनी का बिंदु जिसकी तरफ गैट्सबी हमेशा हाथ बढ़ाता रहता है। एक सेल्फ मेड आदमी जो एक सपने की तरफ इतनी इंटेंसिटी से भागता है कि उसे दिखना बंद हो जाता है कि वो सपना अब कहां खत्म होकर भ्रम शुरू हो चुका है। इस नशे की तरफ इशारा बाहर से भी हुआ। 2015 में एक ग्लोबल फर्म UBS ने एक रिपोर्ट निकाली कि यस बैंक की लोन बुक में बहुत सारा पैसा कमजोर स्ट्रेस्ड कंपनियों में फंसा हुआ है। बैंक का जवाब, आरोप है कि सच को समझने के बजाय बैंक ने उल्टा सेबी में उस फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी, जिन नामों पर बाद में सवाल उठे। DHFL, कॉक्स एंड किंग्स, CG पावर और अनिल अंबानी की समूह वाली कंपनियां उनमें शामिल थी। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, ये सब आरोप हैं, इलिजिट फ्रॉड्स हैं जिनकी जांच आज तक चल रही है और जिन पर किसी अदालत का अंतिम फैसला अब तक नहीं आया है। हम यहाँ किसी पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं, हम सिर्फ वो पैटर्न देख रहे हैं जो रेगुलेटर्स और रिपोर्ट्स में उस वक्त दिखाई दिए थे। अगस्त 2018 यस बैंक अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर। द प्रिंट की एक टाइमलाइन बताती है कि इसी वक्त बैंक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया था। छोटी सी टेक्निकल पर जरूरी बात, हम यहाँ जानबूझकर मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, पुराने शेयर प्राइस की नहीं, क्योंकि 2017 के स्टॉक स्प्लिट और 2020 के रिकंस्ट्रक्शन के बाद पुराने जमाने के 900 रुपए वाले भाव को आज के 24 रुपए से सीधा जोड़ना सरासर गुमराह करना होगा। मार्केट कैप यानी पूरी कंपनी की कुल कीमत ही असली साफ तस्वीर देती है, और वो तस्वीर है 1 लाख करोड़। और ठीक इसी ऊंचाई पर राणा कपूर ने एक ट्वीट किया जो आज भी इस पूरी कहानी का सबसे मशहूर और सबसे पेनफुल सिंबल बन चुका है। उस ट्वीट में उन्होंने अपने बैंक के प्रमोटर शेयर्स को हीरे बताया था। कहा कि ये उनके लिए अनमोल हैं, डायमंड्स आर फॉरएवर, और ये कि वो ये शेयर्स अपनी 3 बेटियों को विरासत में देंगे। अपनी वसीयत में ये हिदायत लिखकर कि एक भी शेयर कभी मत बेचना, हीरे हमेशा के लिए। इस एक लाइन में इंसानी घमंड का पूरा इतिहास छुपा है। लिटरेचर में इसकी सबसे सटीक एनोलॉजी है शेली की कविता ओज़िमंडियास। एक रेगिस्तान में एक टूटी हुई विशाल मूर्ति के सिर्फ पैर बचे हैं और उसके नीचे लिखा है, मेरे कामों को देखो ओ शक्तिशालियों और कांप उठो। लेकिन उस घमंडी राजा का बाकी सब कुछ, उसका साम्राज्य, उसकी मूर्ति, उसका नाम, सब रेत में मिल चुका है। चारों तरफ बस खाली, सपाट, अंतहीन रेगिस्तान फैला है। जो फॉरएवर होने के लिए बना था वो वक्त की एक हल्की सी फूंक से उड़ गया। हमारे यहाँ कबीर ने ये बात सदियों पहले इतनी सादगी और इतनी ताकत से कह दी कि उसके आगे कोई थियरी छोटी पड़ जाए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ये है इम्परमानेंस का रियल फेस। और आयरनी देखो, जिस वक्त राणा अपने हीरे गिन रहे थे, ठीक उसी दौर में जमीन खिसकनी शुरू हो चुकी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि बैंक ने अपने डूबते हुए लोन्स यानी NPAs को RBI से एक बार नहीं, बार बार छुपाया। 2 साल में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्क सामने आया, जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं। यानी बैंक को जो दिख रहा था और हकीकत में जो था, उन दोनों के बीच की खाई, डाइवर्जेंस। यही वजह बनी कि RBI ने राणा का एक्सटेंशन रोक दिया था। सच अब टूट नहीं रहा था, सच अब बोल रहा था, और जो वो बोल रहा था वो किसी को सुनना नहीं था। और फिर वो हुआ जो हर ट्रेजेडी में एंड में आते आते होना ही होता है। 2019 आते आते शेयर 65% तक गिर चुके थे, और वो आदमी जिसने अपने शेयर्स को हीरा बताया था, अब उन्हीं को बेच रहा था। बिजनेस स्टैंडर्ड की नवंबर 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त तक राणा कपूर के पास सिर्फ 900 शेयर्स बचे थे, कीमत 60,000 रुपए से भी कम। जरा इस फासले को महसूस करो। 1 लाख करोड़ के एम्पायर का मालिक, जिसने अपनी विरासत को डायमंड्स आर फॉरएवर कहा था, अब 60,000 रुपए के शेयर्स पर सिमट चुका था। जो हीरे हमेशा के लिए थे, वो कुछ ही महीनों में मिट्टी हो गए थे। इम्परमानेंस, जिसकी बात बौद्ध दर्शन सदियों से करता आया है, यानी कि इस दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं, न ताकत, न दौलत, न शोहरत, न घमंड। सब कुछ बहता हुआ पानी है और हम उस पर अपना नाम लिखने की कोशिश करते रहते हैं मात्र। यस बैंक की कहानी इस सच का एक बहुत ही रॉ, बहुत ही सिनेमैटिक और बहुत ही थ्रिलिंग वर्जन। फिर आया मार्च 2020 का वो दिन जब RBI ने यस बैंक पे मोरेटोरियम लगा दिया, और इस एक फैसले ने क्राइसिस को हेडलाइन से निकालकर सीधा आम आदमी की जेब तक पहुंचा दिया।
नियम ये थे कि एक अकाउंट से पूरे महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाले जा सकते थे। बस लाखों लोग जिनका अपना ही पैसा, अपनी ही मेहनत की कमाई उन्हीं की पहुंच से बाहर हो गया था। एटीएम्स के बाहर लंबी लाइनें, घबराए हुए चेहरे और सवाल जो हर जुबान पर था, मेरा पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं। बैंक का पूरा बोर्ड हटा दिया गया। द प्रिंट के मुताबिक जो मार्केट कैप अगस्त 2018 में 1 लाख करोड़ था, वो मोरेटोरियम के बाद 5,000 करोड़ के नीचे आ गिरा। लगभग 85% का सफाया, और इसका बड़ा हिस्सा बस कुछ ही दिनों में। 8 मार्च 2020 को राणा कपूर गिरफ्तार हुए। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हिरासत में ले लिया। बाद में जो आरोप सामने आए उनमें सबसे बड़ा DHFL से जुड़ा था कि यस बैंक ने DHFL के डिबेंचर्स में हजारों करोड़ रुपए लगाए और बदले में एज द एलिगेशन गोज राणा कपूर की फैमिली से जुड़ी एक कंपनी को सैकड़ों करोड़ों रुपए कथित तौर पर किकबैक के रूप में मिले। यहाँ दोबारा क्लियर कर दे कि ये सब आरोप हैं जिन पर अदालत में अब तक कोई फैसला नहीं आया। ग्रीक ट्रेजेडी में एक स्ट्रक्चर होता है जो इस पूरी कहानी पर हूबहू बैठता है, ह्यूबरिस और नेमेसिस। ह्यूबरिस यानी वो घमंड जो इंसान को ये भुला देता है कि उसकी भी कोई सीमा है, कोई हद है, कि वो भी इंसान ही है। और नेमेसिस वो ताकत, वो न्याय जो उस घमंड को उसकी जगह दिखाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए आती है। राणा कपूर का यस, उनका वो बेलगाम आत्मविश्वास अब नेमेसिस बनकर उन्हीं के सामने खड़ा था। एक क्लासिक वार्निंग वाली स्टोरी और एंड में क्लीशे टाइप्स का कोई कोट, घमंड तो रावण का भी ना रहा हो टाइप्स। बट यस बैंक की कहानी का अभी एक और मोड़ बाकी है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जब बैंक डूबने के कगार पर था तब सरकार और आरबीआई ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को आगे किया। एसबीआई और कुछ दूसरे बड़े बैंकों ने मिलकर यस बैंक में पैसा डाला, उसे सहारा दिया। एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुए, प्रशांत कुमार, जिनके कंधों पर एक लगभग नामुमकिन काम था, एक मरते हुए बैंक की धड़कन वापस लाना। और यहाँ कहानी का सबसे जरूरी पर सबसे कम ग्लैमरस हिस्सा आता है, रिसरेक्शन, पुनर्जन्म। फिल्मों में जितना नाटकीय दिखता है, असल जिंदगी में उतना ही उबाऊ होता है। कोई रॉकेट ग्राफ नहीं है, कोई शानदार हेडलाइन नहीं है, बस सालों की धीमी, जिद्दी, बिना तालियों वाली मेहनत। एक एक डिपॉजिटर का भरोसा दोबारा कमाना, एक एक डूबे हुए लोन का हिसाब किताब सुलझाना। ये वो काम है जो सुर्खियां नहीं बनता, लेकिन यही वो काम है जिस पर असली रिडेम्पशन खड़ा होता है। और फिर आता है 2025 का वो मोमेंट जो पूरी तस्वीर पलट देता है। मई 2025 में जापान का सबसे बड़ा बैंक SMBC सुमितोमो मित्सुबिशी बैंक कॉर्पोरेशन येस बैंक में 20% हिस्सा खरीदने के लिए आगे आता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सौदा 13,422 करोड़ रुपए का था और ये भारत के बैंकिंग हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर डील बन गया था। इसमें एसबीआई ने अपना लगभग 13.25% हिस्सा बेचा और 7 दूसरे प्राइवेट बैंक्स ने मिलकर बाकी हिस्सा। सितंबर 2025 में एसएमबीसी ने कार्लाइल नाम से एक प्राइवेट इक्विटी फर्म से एक और हिस्सा खरीदकर अपनी होल्डिंग लगभग 24% कर ली और इसी तरह वो येस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। बैंक के उस दौर के सीईओ प्रशांत कुमार ने एक लाइन कही जो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि अब इस डील के साथ बैंक का पुराना हैंगओवर उतर जाएगा और उन्होंने इसे पूरी रिकवरी को भारतीय बैंकिंग का एक अनोखा मामला बताया, जहां कई स्टेक होल्डर्स ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड कोशिश की एक संस्थान को संकट की गहराई से बाहर निकालने के लिए। और नतीजे, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में येस बैंक का नेट प्रॉफिट 45% उछल के 1068 करोड़ रुपए पहुंच गया और एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ। फिर 16 जून 2026 को शेयर 52 हफ्ते के सबसे ऊंचे लेवल पर 24.48 रुपए पर राख से फिनिक्स उठ चुका था। बस कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, एक परफेक्ट रिडेम्पशन आर्क। हीरो गिरा, हीरो ने सजा भुगती, हीरो दोबारा खड़ा हुआ, पर्दा गिरना चाहिए था। बट जिंदगी रिडेम्पशन आर्क नहीं होती और भूत, असली भूत इतनी आसानी से नहीं जाते। अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू हुए थे। 16 जून 2026 की उस सुबह पर जिस दिन येस बैंक का शेयर अपनी जीत का जश्न मना रहा था, ठीक उसी दिन ईडी 17 जगह पर रेड कर रही थी और जिस बात की जांच हो रही थी वो कोई नई गड़बड़ी नहीं थी, वो थी वही पुराने लोन 2016, 2017 और 2017-2018 के दौर के। जांच का फोकस कुछ ऐसे लोन्स पर ही था, खासकर मैक्सस्टार मार्केटिंग नाम की एक कंपनी को दिए गए लोन्स पर,
जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें गड़बड़ तरीके से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां यानी कि आर्क्स को असाइन किया गया। सर्कुलर ट्रांजैक्शंस के जरिए यानी पैसे को एक घर में घुमा फिराकर, ताकि डूबती हुई प्रॉपर्टीज को उनकी असली कीमत से कई कम दामों पर हड़पा जा सके। रेड में 3 फर्म्स, उनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स और यस बैंक का एक एक्स ऑफिसर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ एक बात क्लियर रखना जरूरी है, इस स्पेसिफिक रेड में ईडी ने येस बैंक के एक एक्स ऑफिसर और 3 कंपनियों को रडार पर लिया है। इसे किसी एक नामजद के अरेस्ट या एलिगेशन की तरह दिखाना गलत होगा। यहाँ सभी चीजें सिर्फ एलिगेशन है, कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट नहीं दिया है। ये अकेली रेड नहीं है, इससे पहले अनिल अंबानी की कंपनियों पर भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यस बैंक के ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए के लोन के सो कॉल डाइवर्जन को लेकर 2017 से 2019 के बीच लोन अप्रूवल के प्रोसेस में गड़बड़ी, बैकडेटेड पेपर और एलिगेशंस में ये तक शामिल है कि लोन अप्रूव होने से ठीक पहले बैंक के प्रमोटर्स के पर्सनल अकाउंट से सो कॉल्ड पैसा पहुंचा है। फिर वही बात, ये सब एलिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और स्टोरी के मेन कैरेक्टर राणा कपूर, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो अप्रैल 2024 से बेल पर बाहर है, 4 साल मुंबई के तलोजा जेल में रहने के बाद। लेकिन बार होना और एक्टिव हो जाना ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। उन पर ईडी और सीबीआई के मिलकर 8 केस अभी भी चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के ट्रायल्स अभी शुरू तक नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि बेल देते वक्त कोर्ट ने कहा था कि उन्हें बिना ट्रायल के और जेल में रखना केस शुरू होने से पहले ही सजा देने जैसा होगा। तो सारा कैलकुलेशन लगाओ, बैंक उठ गया, नया मालिक आ गया, नया पैसा, नया बोर्ड, नई मैनेजमेंट, नई आइडेंटिटी। लेकिन पास्ट ने अभी अपना हिसाब नहीं चुकाया। वो अभी भी फाइल्स में, कोर्ट में और ईडी की रेड में जिंदा है। और यही हमें इस स्टोरी के सबसे डीप कनेक्शन तक ले आता है। करीब 2000 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्क ने एक सवाल उठाया था, जो आज एक फिलॉसफी के सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्सेस में से एक है, शिप ऑफ थीसिस। इमेजिन करो एक मशहूर नाव जिसे लोग सहेज कर रखते हैं। समय के साथ उसका कोई एक छोटा पार्ट सड़ जाता है तो उसे निकालकर नया पार्ट लगा दिया जाता है। फिर कुछ साल बाद दूसरा पार्ट सड़ता है, वो भी बदल दिया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है जब उस नाव का हर एक पार्ट बदला जा चुका है, एक भी पुराना हिस्सा नहीं बचा। अब सवाल, क्या ये अब वही नाव है या ये एक बिल्कुल नई नाव है जो बस पुरानी नाव की जगह खड़ी? इसके कई जवाब हैं और हर जवाब अपने आप में एक सोच है। एक तरफ के लोग कहते हैं हाँ ये वही नाव है क्योंकि इसका रूप, इसका काम, इसका सिलसिला यानी कंटिन्यूटी कभी नहीं टूटा। दूसरी तरफ के लोग कहते हैं नहीं, ये वो नाव नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ओरिजिनल नाव का एक मॉलिक्यूल तक नहीं बचा। और एक तीसरा सबसे गहरी सोच कहती है शायद किसी चीज की पहचान उसके पार्ट से होती ही नहीं, शायद वो पहचान कहीं और से रहती है, उसकी कहानी में, उसकी याद में, उसके हिसाब किताब में। अब जरा यस बैंक को इस नाव के साथ रखकर देखो। मालिक बदल गया, आज एक जापानी बैंक उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। कैपिटल नहीं है हजारों करोड़ों की, बोर्ड नया है, मैनेजमेंट नहीं है। जिस आदमी ने इस नाव को बनाया था वो जा चुका है, अदालतों के चक्कर काट रहा है, जमानत पर तकरीबन हर तख्ता बदल चुका है। और फिर भी ईडी उसी नाव के दरवाजे पर दस्तक देती है, पुराने पापों के लिए, 2016 के, 2017 के लोन के लिए। तो क्या आज का यस बैंक वही यस बैंक है? ईडी का जवाब एक तरह से बहुत साफ है, हाँ। तुम्हारा शरीर पूरा बदल गया है लेकिन तुम्हारा लेजर याद रखता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। एक संस्थान सिर्फ उसके शेयर होल्डर्स नहीं होते, एक संस्थान सिर्फ उसका पैसा या उसका बोर्ड नहीं होती। एक संस्थान अपनी सबसे गहरी परत में उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसका हिसाब, उसकी जिम्मेदारी, उसकी याद। ये वो पार्ट है जो कभी नहीं बदलता, चाहे बाकी सब बदल जाए। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने द ग्रेट गैट्सबी की एक आखिरी पंक्ति में एक छवि छोड़ी है जो शायद इस पूरी कहानी पर सबसे सटीक बैठ। सो वी बीट ऑन बोट्स अगेंस्ट द करंट, बॉर्न बैक सीजलेसली इनटू द पास्ट। यानी हम आगे बढ़ने के लिए कितनी भी जान लगा दें, करंट हमें बार बार पीछे पास्ट की तरफ खींच ही लेती है। हम चप्पू मारते रहते हैं करंट के ऑपोजिट में, और फिर भी अतीत हमें अपनी तरफ खींचता रहता है। और शायद यस बैंक की कहानी का सबसे गहरा सच यही है कि राइज फॉल का उल्टा है ही नहीं। शायद ये दोनों एक ही चीज के 2 हिस्से हैं। शायद एक संस्थान ठीक एक इंसान की तरह अपने उठने, अपने गिरने दोनों का जोड़ होता है।
और असली मैच्योरिटी तब आती है जब वो अपने पास से अपने भूत से भागना बंद कर देती है और आखिरकार उसका सामना करती है, उसका हिसाब देती है। तो आखिर में मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं बल्कि 2 सवाल छोड़ती हूँ। फर्स्ट, जब किसी संस्थान का हर पार्ट बदल जाए, नया मालिक आ जाए, नया पैसा, नई सोच, तो क्या उसे उसके पुराने मालिक के पापों की सजा मिलनी चाहिए? या क्या नई नाव को एक नई शुरुआत का, एक क्लीन स्लेट का हक है? ये सवाल सिर्फ यस बैंक का नहीं है, ये हर उस इंसान और हर उस संस्थान का सवाल है जो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। और दूसरा सवाल जो शायद थोड़ा ज्यादा बेचैन करने वाला है, वो यस जिसने ये पूरी कहानी लिखी, जो किसी एक इंसान का नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम का स्वभाव था, क्या वो आज भी कहीं जिंदा है? बस एक नए एक्सेंट में, एक नए सूट में, एक नई भाषा में बोलता हुआ? इन दोनों सवालों के जवाब किसी रिपोर्ट में नहीं मिलेंगे, वो हमें खुद से पूछने होंगे। वेल, कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा ओपिनियन क्या है। मीनवाइल कीप वॉचिंग सिंगाबाद।